नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड के राज्य चिन्हों को पढ़ने वाले हैं। तो यदि आप उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक वीडियो, बीपीडीओ, कनिक सहायक आदि की, तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, राज्य के द्वारा जो राज्य के प्रतीक चिन्ह हैं उनका निर्धारण जो है सन 2001 में किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तराखंड का राज्य चिन्ह। ठीक है, उत्तराखंड का राज्य चिन्ह जो है शासकीय कार्यों में प्रयोग होता है। जो भी शासकीय कार्य होते हैं उसमें जो है राज्य चिन्ह का प्रयोग होता है। और राज्य चिन्ह जो है हमारा हीरे के आकार का यानी समचतुर्भुज जैसा प्रतीत होता है। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। राज्य का जो राज्य चिन्ह है कुछ इस प्रकार से आपका दिखता है। तो हम इसको ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे ये, और यहाँ पे जो 3 पर्वत चोटियाँ दिखाई गई है, यानी ये जो पर्वत चोटियाँ है 3 यहाँ पे और एक बीच वाली है। और इस बीच वाली जो पर्वत चोटी है ये लाल रंग में आपकी दिखाई रहती है। ठीक है, लाल रंग में ये दिखाई रहती है। और इसमें यहाँ पे बीच में क्या होता है, अशोक की लाट बनी रहती है और उसके नीचे लिखा रहता है संस्कृत भाषा में सत्यमेव जयते। ठीक है, यहाँ पे सत्यमेव जयते लिखा रहता है। और ये सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो कि अशोक की लाट है। अब यहाँ पे जो लाल रंग है ये क्यों दर्शाया गया है, ये जो शहीद जो राज्य के आंदोलनकारी है, यानी शहीद राज्य आंदोलनकारियों को उनके सम्मान के लिए ये दर्शाया गया है। यानी ये लाल रंग जो है इसको दर्शाता है। इसके आगे जो हम यहाँ पे 4 जलधाराएं देखते हैं, यानी इसके जो नीचे नीले रंग में, यहाँ पे नीले रंग में दिखाई गई 4 जलधाराएं हैं। तो वो कौन कौन सी नदियों को दर्शाता है, ये दर्शाता है गंगा को एक, ठीक है, दूसरी दर्शाती है यमुना को, और अगली जो है रामगंगा को दर्शाती है, और एक चौथी जो है ये काली नदी को दर्शाती है। यानी 4 जो जलधाराएं हैं यहाँ पे ये 4 नदियों को दर्शाती है। कौन कौन सी, गंगा, यमुना, रामगंगा और काली नदी को। और इसके जो अंतिम में है आपका, ठीक है, इसके अंत में यहाँ पे नीले रंग में जो है राज्य का नाम अंकित होता है। तो ये हमारे राज्य चिन्ह था। इसके बाद जो है राज्य गीत देख लेते हैं उत्तराखंड का। उत्तराखंड का राज्य गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदनम। यह जो राज्य गीत है 6 फरवरी सन 2016 को हेमंत बिष्ट जी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, और ये राज्य चिन्ह घोषित किया गया। राज्य चिन्ह को, जो हमारा राज्य गीत है, इसको गाने की अवधि है 9 मिनट। ठीक है, 9 मिनट का समय लगता है इसको गाने में। और जब ये राज्य चिन्ह चयन किया गया था उसकी समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, लक्ष्मण सिंह बठोई जी। और राज्य गीत को गाया किसने है, ठीक है, इसको आवाज़ दी है नरन सिंह नेगी और अनुराधा निराला के द्वारा इसको आवाज़ दी गई। अगला जो है उत्तराखंड का राज्य पशु, ठीक है, उत्तराखंड का राज्य पशु है कस्तूरी मृग। ठीक है, इसको हिमालय का मस्क डियर भी कहा जाता है, कस्तूरी मृग को। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है मास्कस काइसोगोस्टर। ठीक है, कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगोस्टर। और ये राज्य के जो जंगलों में यानी 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पे देखने को मिलता है। और राज्य में जो कस्तूरी मृग की प्रजाति है वो 4 प्रजाति पाई जाती है, जिसमें जो है अंगुलोटा कुल और मोशिडे परिवार का सदस्य भी है, कौन, कस्तूरी मृग। और कस्तूरी मृग उत्तराखंड में केदारनाथ घाटी में और फूलों की घाटी में और पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा अगर अन्य राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और कश्मीर में ये कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। ठीक है, उत्तराखंड के अलावा। और कस्तूरी मृग की विशेषता है कि ये भूरे रंग का होता है और उस पर जो काले पीले रंग के धब्बे होते हैं। और साथ में 4, ठीक है, पैर में जो है 4 खुर होते हैं और 2 बाहर निकले जो है नुकीले दांत भी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है कस्तूरी मृग के जो है सींग नहीं होते हैं। ठीक है, कस्तूरी मृग के सींग नहीं होते हैं। और आत्मरक्षा के लिए जो 2 इनके नुकीले दांत होते हैं उसका प्रयोग करते हैं। और पैर जो है आगे पाँव की अपेक्षा जो है, ठीक है, मृग के जो पीछे के पाँव हैं, ठीक है, आगे के पाँव की अपेक्षा लंबे होते हैं। ठीक है, और कस्तूरी मृग की विशेषता है कि अपना निवास नहीं छोड़ता है, यानी जो इसका निवास स्थान होता है वहाँ पे ये बना रहता है। और कस्तूरी मृग को ही जुगाली करने वाला, ठीक है, जुगाली करने वाला मृग भी कहा जाता है। और जो इनकी सूंघने की जो है शीर्ण शक्ति होती है, इनके पास सूंघने की शीर्ण शक्ति होती है। और इनकी जो आयु है लगभग 20 वर्षों तक ये जिंदा रहते हैं, यानी 20 वर्षों तक इनकी आयु है। ठीक है, औसत आयु। और गर्भधारण, जो मादा कस्तूरी है इसका जो गर्भधारण की अवधि है वो 6 माह की है। ठीक है, गर्भधारण की अवधि। और इसका जो मुख्य भोजन है
ठीक है। कस्तूरी मृग का जो मुख्य भोजन है यानी वो है केदारपाती, ठीक है। केदारपाती भोजन है इसका मुख्य भोजन। और कस्तूरी जो है वो नर मृग की गुदा में ही मिलती है हमें, ठीक है। जो हम कस्तूरी निकाली जाती है वो नर मृग से ही निकाली जाती है। और मृग से कस्तूरी निकालने का जो समय है वो 3-3 साल के अंतराल में निकाली जाती है। और 3 साल में जब भी एक बार निकलती है ये, तो ये 30 से 45 ग्राम तक एक बार में प्राप्त की जा सकती है कस्तूरी। कस्तूरी जो कि 3 प्रकार की है, यानी 3 प्रकार है इसके। जो नेपाल की कस्तूरी है उसको बोला जाता है कपिल, और कश्मीर की कस्तूरी को बोला जाता है पिंगल, और सिक्किम की कस्तूरी को कृष्ण, ठीक है, कृष्ण कस्तूरी है। इसके बाद जो औषधि बनाने के लिए कस्तूरी का प्रयोग होता है, ठीक है, जैसे दमा, मिर्गी, हृदय रोग से संबंधित जो भी दवाई होती है उसको बनाने के लिए कस्तूरी का प्रयोग किया जाता है। और इसका अगर रासायनिक रूप हम देखें तो कस्तूरी का रासायनिक रूप है मिथाइल ट्राइक्लोरो पेंटा, ठीक है, पेंटाडेकेनॉल। ये जो इसका कस्तूरी का जो है रासायनिक रूप है। इसके बाद कुछ राज्य के द्वारा, ठीक है, कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए कुछ कदम उठाए गए, जिसमें जो है कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ वन्य जीव विहार के अंतर्गत जो है कस्तूरी मृग विहार की स्थापना करी गई, ठीक है। तो कस्तूरी मृग विहार की स्थापना 1972 में करी गई थी। इसके बाद मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना करी गई बागेश्वर में। मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की जो स्थापना है 1977 में बागेश्वर में करी गई। और अगर हम कस्तूरी मृग की सर्वाधिक बात करें तो कस्तूरी मृग जो है अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य जो पिथौरागढ़ में, वहाँ पे सर्वाधिक कस्तूरी मृग पाए जाते हैं उत्तराखंड में। और कस्तूरी मृग के लिए चमोली ज़िले में जो है कांचूला खर्क में, ठीक है, कांचूला खर्क 1982 में कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र और संरक्षण केंद्र बनाया गया। तो कांचूला खर्क जो 1982 में बना कस्तूरी मृग प्रजनन और संरक्षण केंद्र की स्थापना करी गई चमोली में 1982 में। और 2005 में जब इसकी गणना करी गई थी तो उस समय 279 जो है कस्तूरी मृग उत्तराखंड में थे। इसके बाद राज्य का जो पुष्प है, ठीक है, यानी ब्रह्मकमल राज्य पुष्प, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ब्रह्मकमल राज्य के जो हिमालय क्षेत्रों में रहता है, ठीक है, हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है। और ये 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पे मिलते हैं। ब्रह्मकमल की अगर हम बात करें तो ये एस्टेरेसी कुल का पौधा है, ठीक है। किस कुल का पौधा है ये? एस्टेरेसी कुल का पौधा है। और इसका ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अबबलेटा, ठीक है, सोसूरिया अबबलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। और ब्रह्मकमल की अन्य प्रजातियां में मिलती है देखने को, जैसे फैन कमल और कस्तूरा कमल आदि, ठीक है। और जो फैन कमल प्रजाति है राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर मिलती है, ठीक है। और इस फैन कमल का जो मतलब वैज्ञानिक नाम है वो है सोसूरिया ग्रामिनिफोलिया, ठीक है, सोसूरिया ग्रामिनिफोलिया इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। ब्रह्मकमल को जो है स्थानीय भाषा में कौलपदम नाम से भी जाना गया है, यानी स्थानीय भाषा में इसको क्या बोला जाता है? कौलपदम। और महाभारत के वन पर्व में, जब महाभारत का जो वन पर्व है उसमें जो है ब्रह्मकमल को सौगंधित पुष्प कहा गया है, ठीक है, सौगंधित पुष्प कहा गया है महाभारत में। और नेपाल में ब्रह्मकमल को तोपगोला, ठीक है, या टोपगोला कहा जाता है। और हिमाचल को इसको दूधापला कहते हैं कस्तूरी मृग को। और कश्मीर में गलगल कहते हैं ब्रह्मकमल को। अब ब्रह्मकमल की जो विश्व में प्रजातियां हैं वो 210 प्रजातियां हैं और राज्य में 24 प्रजातियां हैं ब्रह्मकमल की। और ब्रह्मकमल की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक उत्तराखंड में फूलों की घाटी और केदारनाथ और पिंडारी हिमनाथ आदि क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है, कस्तूरी मृग। और ब्रह्मकमल जो है माँ नंदा का प्रिय पुष्प है, ठीक है, जो हमारी माँ नंदा है। और नंदाष्टमी को तोड़े जाने का ये महत्व माना जाता है कस्तूरी मृग का। और कस्तूरी मृग को ही हिमालय पुष्पों का सम्राट भी कहा जाता है, ठीक है, हिमालय पुष्पों का सम्राट भी कस्तूरी मृग को ही कहा जाता है, जो है ब्रह्मकमल को ही कहा जाता है। मैं कस्तूरी मृग बोल रहा हूँ तब से इसे। अब ब्रह्मकमल की अन्य विशेषताएं देखते हैं। जैसे ब्रह्मकमल जो है बैंगनी रंग का होता है। और ब्रह्मकमल की ऊंचाई जो है, पौधे की ऊंचाई जो है 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। और ब्रह्मकमल का फूल जो खिलने का समय है वो जुलाई से सितंबर है, ठीक है। और वर्ष में जो है इस पे एक बार ही पुष्प आता है ब्रह्मकमल पे। और ये इसे अर्धरात्रि का पुष्प भी बोलते हैं क्योंकि ये अर्धरात्रि में खिलता है। और ब्रह्मकमल पौधे की जो जड़ें हैं इसको पीस के हड्डी उपचार के रूप में प्रयोग किया जाता है ब्रह्मकमल का। इसके बाद उत्तराखंड राज्य वृक्ष, ठीक है, उत्तराखंड राज्य का जो वृक्ष है वो बुरांस है, जो कि
1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पे मिलता है और जो एक सदाबहार वृक्ष है। ठीक है, इसका जो वानस्पतिक नाम है वो क्या है, रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम। ठीक है, बुरांश का वानस्पतिक नाम है रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम। और ये बुरांश जो है एरिकेसई कुल का, ठीक है, एरिकेसई कुल का पौधा है और हिमाचल में इसको बुरांशो कहते हैं और कन्नड़ में भी बुरांश को जो है विली कहा जाता है कन्नड़ में। और नेपाल में नेपाल का भी ये राष्ट्रीय पुष्प है। ठीक है, बुरांश, और नेपाल में क्या बोलते हैं, इसको गुरांश बोलते हैं। और बुरांश जो हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का भी क्या है, राज्य पुष्प है। हिमाचल और नागालैंड का राज्य पुष्प है बुरांश। और मेघालय में बुरांश को तीन शाह, ठीक है, तीन शाह बोला जाता है मेघालय में। और भारत में बुरांश की कितनी प्रजातियाँ हैं, 87 प्रजातियाँ, ठीक है, पाई जाती है। और भारत में जो सर्वप्रथम बुरांश के रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम प्रजाति की खोज जो है सबसे पहले श्रीनगर में हुई थी। सबसे पहले कौन सी, रोडोडेंड्रोन आर्बोरियम। बुरांश वृक्ष की जो विशेषता है अगर हम देखते हैं तो इसका जो रंग है वो चटक लाल होता है। ठीक है, और सफ़ेद बुरांश जो है 11,000 फीट से अधिक ऊंचाई पे मिलते हैं सफ़ेद बुरांश। और इस फूल के खिलने का जो समय है वो फरवरी से अप्रैल तक होता है बुरांश के। और बुरांश में जो है मिथेनॉल होता है जो कि डायबिटीज़ के लिए जो फ़ायदेमंद होता है। और बुरांश को, ठीक है, बुरांश को वन अधिनियम 1974 के तहत जो है संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया बुरांश को 1974 में। इसके बाद उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है मोनाल, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो मोनाल को जो है हिमालय का मयूर भी कहा जाता है। मोनाल को हिमालय का मयूर भी कहा जाता है। और मोनाल पक्षी राज्य के जो 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। और मोनाल का जो वैज्ञानिक नाम है, मोनाल का वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस। ठीक है, मोनाल का वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस। और मोनाल जो है फेजेंट परिवार का पक्षी है। ठीक है, फेजेंट परिवार का पक्षी है। और मोनाल की जो है राज्य में 4 प्रजाति मिलती है। और नेपाल का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो भी मोनाल है। ठीक है, और मोनाल को स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, मन्याल या मुनाल। मोनाल को जो स्थानीय भाषा में मन्याल या मुन्याल, ठीक है, मन्याल या मुनाल कहा जाता है। और कश्मीर में मोनाल को जो है सुनाल, ठीक है, सुनाल कहते हैं। और हिमाचल प्रदेश में नीले गुरु। और सिक्किम में जो है मोनाल को चोमदोंग भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कश्मीर में सुनाल बोलते हैं मोनाल को, हिमाचल प्रदेश में नीले गुरु और सिक्किम में चामदोंग। और जो डफिया है, ठीक है, डफिया जो है मोनाल परिवार का सदस्य है। और मोनाल के लिए भूटान में, ठीक है, अगर भूटान की हम बात करते हैं तो भूप या फिर भूप कहा जाता है। और नेपाल में डंगन भी कहते हैं इसे। आगे जो है राज्य के अलावा असम, कश्मीर और हिमाचल और नेपाल में भी मोनाल पाया जाता है। ठीक है, मोनाल पक्षी की जो विशेषता है, ठीक है, वो ये विशेषता है कि मोनाल जो है अपना घोंसला नहीं बनाता। ठीक है, और नर मोनाल के सर पर जो है मोर की भांति कलगी होती है। जो नर मोनाल होता है उस पर कलगी होती है। और मोनाल पक्षी जो है प्रजनन क्रिया वर्ष में 2 बार होती है। और मोनाल का प्रिय भोजन क्या है, आलू। ठीक है, आलू की जो फसल है वो मोनाल का प्रिय भोजन है। और आलू को इसीलिए सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है मोनाल को संरक्षित किया गया था। कौन से अधिनियम के तहत, 1972 के अधिनियम के तहत। और सर्वाधिक मात्रा में अगर हम मोनाल की बात करें तो केदार घाटी में हमें देखने को मिलती है। और राज्य के वन्य जीव संरक्षण बोर्ड के द्वारा पहली बार 2008 में मोनाल की जो गणना करी गई थी। और 2008 में मोनालों की जो कुल संख्या थी वो 919 थी। ठीक है, 919 जो है मोनाल की कुल संख्या थी। और राज्य तितली कॉमन पिकॉक को पढ़ते हैं तो कॉमन पिकॉक को जो है राज्य तितली 7 नवंबर 2016 को घोषित की गई। और कॉमन जो पिकॉक है हिमालय क्षेत्रों में 7000 फीट की ऊंचाई पे देखने को मिलती है। और कॉमन पिकॉक का जो वैज्ञानिक नाम है वो पेपिलियो बाइनर है। ठीक है, पेपिलियो बाइनर जो इसका वैज्ञानिक नाम है। और 1996 में इसे लिम्का बुक में जो है भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया गया। ठीक है, कॉमन पिकॉक को 1996 में। और कॉमन पिकॉक जो है टिमरू के पेड़ पे अंडे देती है और टिमूरी इसका जो है भोजन भी होता है। और 2016 में, ठीक है, 2016 में देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क खोला गया। ठीक है, 2016 में।
और कॉमन पिकॉक का जो जीवन काल है वो 30 से 35 दिन का है मात्र, ठीक है, 30 से 35 दिन का इसका जीवन काल है। और भारत की सबसे सुंदर तितली जो है, यानी सॉरी सबसे बड़ी तितली भारत की वो कौन सी है, ठीक है, ट्राइडेस जो तितली है ये भारत की सबसे बड़ी तितली है, जो कि डीडीहाट पिथौरागढ़ में हमें मिलती है, और जिसे जो है गोल्डन वर्ल्ड बिंग भी कहा गया है, ठीक है। यानी भारत की सबसे बड़ी तितली ट्रोइडेस है, जो कि डीडीहाट पिथौरागढ़ में मिलती है और जिसे गोल्डन वर्ल्ड बिंग भी कहा जाता है। और उत्तराखंड राज्य का वाद्य यंत्र क्या है, वाद्य यंत्र है दोस्तों ढोल, ठीक है। और ढोल जो है किस कमेटी की सिफारिश पे उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया, तो भंडारी कमेटी का जो गठन किया गया था और इसी की सिफारिश पे ये हरीश रावत की यहाँ पे जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे 2015 में, तब ये राज्य यंत्र जो है घोषित किया गया। तो ढोल को पूछा जाता है कब घोषित किया गया था, तो इसे 2015 में घोषित किया गया। और ढोल एक प्राचीन वाद्य यंत्र है जो कि तांबे, पीतल या चांदी आदि के धातु पे, जो इसमें बकरी की खाल लगाई जाती है उससे बनाया जाता है। और ढोल से जो है 22 तरह के ताल बजाए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग 22 तरह के ताल बजाए जाते हैं, जिसमें कुछ ताल है जैसे नौमत, ठीक है, नौबत या निमती बोलते हैं इसे, एक ताल ये है, दूसरी है रहमानी ताल और एक है भड़े ताल, ठीक है, भड़े आदि। अब जो इसमें जो है निमती या नौबत जिसे बोलते हैं, ये ओजी जाति के लोग जो है पहले 22 परताल में बजाते थे, ठीक है, 22 परताल में। और मांगलिक कार्य शुरू करने पर कौन सी ताल बजाई जाती है, बड़े ताल बजाई जाती है, ठीक है। और राज्य में जो एकमात्र ढोल सागर के ज्ञाता है वो कौन है, उत्तम दास है, जो कि एकमात्र ढोल सागर के ज्ञाता है। इसके अलावा जो है उत्तराखंड राज्य के प्रतीक जिसमें फुटबॉल आता है, ठीक है, जो है राज्य का खेल जो है फुटबॉल है, इसको 2011 में जो घोषित किया गया था। और उत्तराखंड की राजभाषा हिंदी है और दूसरी जो भाषा है वो संस्कृत है, ठीक है। और संस्कृत को जो है 2010 में दूसरी राजभाषा घोषित की गई। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ठीक है, ताकि आपको जो है वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों चैनल के साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।